नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में 28 जनवरी तक चलने वाले सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में रहेंगे मौजूद। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में हासिल हुई बड़ी उपलब्धि। नैक ने विश्वविद्यालय को दिया A++ ग्रेड। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली थी A++ ग्रेडिंग। सीएम योगी ने नेपाल विमान दुर्घटना में मृत गाजीपुर के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कहा, मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले व्यय का भी वहन करेगी प्रदेश सरकार। शासन द्वारा लखनऊ को 42,700 कोविशील्ड वैक्सीन का किया गया आवंटन। जिले के 12 जिला चिकित्सालयों, 19 शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज से किया जाएगा कोविड टीकाकरण। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 19 जनवरी तक शीतलहर के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का आज वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। खेल महाकुंभ 18 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। वहीं उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ के आयोजक सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन दिसंबर में ब्लॉक स्तर पर किया गया था, जिसमें कबड्डी, खो खो के अलावा चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 4 लाख बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उन्होंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के अलावा 1 लाख खिलाड़ी विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और बस्ती के खिलाड़ियों को, विद्यार्थियों को और आमजन को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस खेल महोत्सव से जुड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आज बस्ती के गांव-गांव में सांसद खेल महाकुंभ की चर्चा भी है। और जो उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको विभिन्न प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उस दिशा में बस्ती सांसद खेल महाकुंभ पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं विशेष प्रयास से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ श्रेणी प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त होना निश्चय ही गर्व की बात है, क्योंकि नैक द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य के साथ साथ समग्र व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है। राज्यपाल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणादायी है, इसीलिए विश्वविद्यालयों को अपनी शिक्षण एवं कार्य व्यवस्था की गुणवत्ता उत्कृष्ट करने के प्रयासों को उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने तक निरंतर जारी रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल विमान दुर्घटना में मृत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले व्यय का वहन भी प्रदेश सरकार करेगी। इसके अलावा सीएम योगी ने कुशीनगर में बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से हुई किसान की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। और समाचारों में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। जब बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना से मुकाबले के लिए टीकाकरण अभियान को फिर से रफ्तार दी जा रही है। शासन ने मांग के बाद लखनऊ को 42,700 कोविशील्ड वैक्सीन आवंटित कर दी गई है। आज से लखनऊ के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण शुरू होगा। 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा के साथ टीकाकरण स्थल पर भी पंजीकरण की सुविधा रहेगी। पहचान पत्र लाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल शामिल हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी का संबोधन इन मायनों में खास रहा कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को नए संकल्पों के साथ भविष्य की राह दिखाई, बल्कि ये आह्वान भी किया कि पार्टी कार्यकर्ता देश और समाज की सच्ची सेवा में जुटें, सिर्फ वोट जुटाने के बारे में ना सोचें और अमृतकाल को विकास काल में तब्दील करने के लिए पूरी निष्ठा से जुटे रहें। 2 दिन तक चली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन से जुड़े तमाम मसलों पर मंथन हुआ। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पार्टी को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया, तो साथ ही सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कसने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है और हमें अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत की विकास गाथा में लगाए। पीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। पीएम ने पार्टी के लिए कई अहम सुझाव पेश किए, जिसमें बीजेपी के मोर्चों के कार्यक्रम सीमावर्ती इलाकों में करने, आकांक्षी जिलों के विकास में बीजेपी कार्यकर्ता की भूमिका बढ़ाने और आकांक्षी जिलों में कार्य गति से होने पर जोर दिया। पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हमारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करे। पीएम ने धरती माता की पुकार सुनने और प्राकृतिक खेती जैसे कदम अपनाने को कहा। पीएम ने यह भी कहा कि 18 से 25 आयु वर्ग के लोगों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है, इसलिए इन युवाओं में जागृति तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में 400 दिन का समय बचा है, इसलिए हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ जुड़ना है। उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम ये बॉर्डर विलेजेस में हो। हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है, ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक
ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संबोधन न केवल नेताओं के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला था। और अब बात गंगा विलास क्रूज की। दुनिया का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला और आकर्षक गंगा विलास अब धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। ये लग्जरी क्रूज गाजीपुर के बाद पटना पहुंच चुका है, जहां पर्यटकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी से रवाना हुआ रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास सोमवार शाम को बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया। मंगलवार को इस पर सवार विदेशी सैलानियों ने नगर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। सुबह पर्यटक पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। वहां पहुंचने पर पाटलिपुत्र के सांसद राम कृपाल यादव और पटना की मेयर सीता साहू सहित स्थानीय नागरिकों ने पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया। I would like to suggest to every tourist to come here and enjoy the beautiful time, the very happy, welcoming and warm people of India, and it's an amazing experience you can get only in here. It's something unique, and I would like to really recommend everybody to come here. Yeah, it's so an emotional land, and I feel so good here, and it touches my heart every day. गंगा विलास पर सवार विदेशी सैलानियों ने मंगलवार को पटना के ऐतिहासिक गोलघर का भी भ्रमण किया। गोलघर का भ्रमण करने के बाद सैलानी खुश दिखे और पटना के लोगों की तारीफ की। A lot of people, it's very warm welcome. It's great. गंगा विलास के विदेशी सैलानियों ने पटना स्थित बिहार म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने संग्रहालय में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को भी देखा। शंघाई सहयोग संगठन देशों के समन्वयकों का 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाराणसी में शुरू हो गया है। वाराणसी को एससीओ देशों की सांस्कृतिक राजधानी चुना गया है, जिसके चलते यहां वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 20 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के समन्वयकों के नेतृत्व में 30 सदस्यीय दल सोमवार को ही बनारस पहुंच गया था। चीन और पाकिस्तान के समन्वयक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में सभी राजनयिक, अंतर सांस्कृतिक समन्वय व पर्यटन विकास की संभावना। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में 4 दिवसीय बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 10 देशों के लोगों द्वारा यहां पर बैलून फेस्टिवल में भाग लिया गया। सैलानियों ने यहां न सिर्फ आकाश की ऊंचाइयों से काशी नगरी का लुत्फ उठाया, बल्कि भारत में अपनी यात्रा के अनुभवों को भी साझा किया। Seen a balloon festival, it's fantastic. I think every visitor should come to Varanasi and see the balloon festival. It's just incredible. Yeah, I mean Varanasi is just because of the Ganges and all the Ghats, it's just so famous. I think everybody in the world has heard of the word and the river, the Ganges. It's pretty famous. और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य होना प्रस्तावित है। प्रदेश स्तरीय इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए 17 जनवरी को जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन शहर के मध्य नवनिर्मित 7 मंजिला हैबिटेट सेंटर के भव्य ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व अन्य माननीय समस्त प्रतिनिधि व अधिकारीगण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।
जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट में 305 इकाइयों द्वारा 13,500 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उद्यमियों एवं निवेशकों द्वारा दिए गए। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि सरकार उद्यमियों के लिए निवेश का बेहतर माहौल विकसित कर रही है। आज एक बदला हुआ प्रदेश है, एक नया उत्तर प्रदेश है जहां पे कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और हमारे निवेशकों को उनके अनुसार पॉलिसी में भी आज अमेंड किया जा रहा है कि हमारे निवेशकों के अनुसार उनको किस तरह से लाभ हो सकता है। आज उनकी जरूरत के अनुसार आज उत्तर प्रदेश अपनी पॉलिसीज में अमेंडमेंट कर रहा है। तो आने वाले समय में ये हमारी इन्वेस्टर समिट एक सफल इन्वेस्टर समिट बने। हम सब लोगों का प्रयास है कि इस इन्वेस्टर समिट में जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा फरवरी माह में, हम सब इसको एक सफल इन्वेस्टर समिट बनाते हुए अपने योगदान से प्रदेश को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में अपना योगदान देंगे। 125 करोड़ का एमओयू साइन किया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई हैं। उस योजनाओं को कार्यरत करने के लिए हम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हम टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट लगाएंगे। सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। अलीगढ़ पहले से काफी कुछ अच्छे कामों के लिए नहीं जाना जाता कि बहुत ज्यादा अच्छे बड़े काम यहाँ पर हुए हों। तो हमारी सोच थी कि यहाँ पर एक अच्छी टाउनशिप लेकर आई जाए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। अलीगढ़ में इन्वेस्टर समिट में ईडीए का जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल जितने कमिटमेंट्स हमारे पास आए हैं वो लगभग 2347 करोड़ के आए हैं। इसके अतिरिक्त और भी कमिटमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं और भी लोग हैं जो इस आयोजन के उपरांत या इस आयोजन की खबर के उपरांत फैसिलिटेट होने के लिए ईडीए से संपर्क कर रहे हैं। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये लगभग 3000 करोड़ तक जाने की। वहीं फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन में जनपद कासगंज को 750 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश कराए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में कासगंज के उद्यमियों व्यापारियों से निवेश के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर हुई परिचर्चा में विभागीय नीतियों और योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण भी कराया गया। क्रम में जनपद कासगंज में आज 35 एमओयूज जो हमारे यहाँ साइन हुए हैं, 510 करोड़ के लगभग यहाँ पर निवेश आया है। उसके संबंध में सारे जो उद्योगपति हैं उन सभी लोगों के साथ में आज एक सेमिनार किया गया है, एक बैठक की गई है और इस सेमिनार में उनको जो संबंधित विभाग हैं उनके संबंध में सूचना दी गई है। साथ ही साथ जो उद्योगपतियों के एमओयूज जनरेट हुए उनको सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विकास के लिए उद्योगों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। हमारे जिले के लिए 750 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है जो लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ का पूरा हो चुका है। हमें उम्मीद है ये जल्दी 750 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दृष्टि से भी पूरे जनपद को, पूरे प्रदेश को उद्योग क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी का ये परिणाम है। कासगंज को भी एक छोटा सा जिला होने के बावजूद भी उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी तहे दिल से सराहना करता हूं कि निश्चित रूप से अपने कासगंज जनपद को भी उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और आने वाला कल हमारे उद्योग क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला बनेगा। यहाँ पर लगभग 510 करोड़ का एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुका है। अभी और भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लगभग 750-800 करोड़ का हमारे जनपद में ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। भारतीय कला संस्कृति को कथक नृत्य शैली के जरिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाले कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की प्रथम पुण्यतिथि कल मनाई गई। पंडित बिरजू महाराज की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली लखनऊ में भी उनकी स्मृति में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुए। साथ ही पंडित बिरजू महाराज को घुंघरुओं से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लखनऊ के गोलागंज में कालका बिंदादीन ड्योढ़ी और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में पंडित बिरजू महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पंडित बिरजू महाराज की बंदिशों पर कथक प्रस्तुति दी। वहीं कालका बिंदादीन ड्योढ़ी पर हुए आयोजन में पंडित शंभू महाराज के पुत्र और पंडित बिरजू महाराज के भाई पंडित राम मोहन मिश्र ने कहा कि महाराज जी की इच्छानुसार वह ड्योढ़ी पर कथक प्रशिक्षण शुरू करना चाहते हैं। वह राज्य सरकार से इस दिशा में सहयोग की अपेक्षा करते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ की इसी कालका बिंदादीन ड्योढ़ी पर हुआ था।
1856 की यह ड्योढ़ी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक निदेशालय के अंतर्गत कथक म्यूजियम के रूप में विद्यमान है। पंडित बिरजू महाराज के पूर्वज ठाकुर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद और मान सिंह कथक कला में निपुण थे। अवध के नवाब अमजद अली शाह ने इनकी कला से प्रभावित होकर ये ड्योढ़ी उनके निवास स्थान के रूप में दी थी। तो हम भविष्य में ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस ड्योढ़ी पर फिर से कथक प्रशिक्षण का क्रम शुरू होगा। मैं तो उम्मीद यही करता हूं और मैं आया भी बड़ी उम्मीदें लेके हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के जो हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं उनसे मैं मिलूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे परमिशन दी जाए यहाँ के लिए, ताकि मैं अपनी क्लासेस और अपना खुद का रियाज भी मैं यहाँ शुरू कर सकूं, ताकि इस ड्योढ़ी पे जो सदियों से चला आया है घुंघरू, तबला, नृत्य, संगीत, गायन, बैठक, ये सब शुरू। इसी 17 जनवरी को महाराज जी का देहांत हुआ था और बहुत अकेला फील कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद आभास हुआ हमको कि महाराज जी एक्चुअली में अभी भी हम लोग के साथ हैं। उनका जो ऑरा है वो हम सभी के साथ है। और ड्योढ़ी का उनके बाबा, उनके चाचा सभी यहाँ पे उन्होंने रियाज किया है। इस पवित्र जमीन को एक एनर्जी प्रदान की है। तीर्थराज प्रयाग माघ मेला में प्रथम राष्ट्रीय लोक संगीत नृत्य महोत्सव में लोक संगीत, बिरहा, आल्हा, संस्कार गीत, हरियाणवी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, भजन आदि में यहां की संस्कृति की झलक दिखाई दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज परिधि घोष की गणेश वंदना और हरियाणवी नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम आयोजक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पश्चिमी सभ्यता से लोक कला, लोकगीत, शास्त्रीय गीत और लोक नृत्य जो विलुप्त हो रही है, उन्हीं को संगम नगरी माघ मेले में राष्ट्रीय लोक संगीत नृत्य के मंच के माध्यम से निखारना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, काशी सहित कई जिलों के कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हरि चैतन्य ब्रह्मचारी टीकर माफी जी महाराज ने दीप प्रज्वलित और बाल नृत्यांगना परिधि घोष की गणेश वंदना से हुई। हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न संस्कृतियों के अनुरूप लोकगीत गाए जाते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं आज पश्चिमी सभ्यता के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हीं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय लोक संगीत नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन प्रत्येक साल माघ मेले में आयोजित किया जाएगा। गाजियाबाद प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद के विद्यार्थियों और शिक्षकों में एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा करने से हमारे अंदर उत्साह के साथ साथ मनोबल में काफी वृद्धि हुई है। परीक्षा को लेकर जो डर पहले बना रहता था वह अब बिल्कुल खत्म हो गया है और हम परीक्षा को एक त्योहार के रूप में देखकर बड़ी आसानी से परीक्षा देते हैं। I want to thank Mr. Prime Minister Narendra Modi for having a program like Pariksha Pe Charcha to motivate students and give a mentorship. बच्चों से वो इस तरह बात करते हैं कि मतलब एज अ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, तो जो बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड्स के टाइम पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं बोर्ड्स को लेके, तो तरह तरह की चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी मिलती है और हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होता है हमारा। हर बच्चे के जीवन काल में परीक्षाएं आती रहती हैं, तो जब भी एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन फियर, ये चीज़ें हम लोग बहुत सुनते हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल मैंने खुद ये जाना कि एक अच्छा बच्चा भी अफेक्ट होता है एग्जामिनेशन डेज में, तो वो जो मनस्थिति है उसको समझने के लिए और उस स्थिति को संभालने के लिए जरूरी है कि खुलकर समाज में ये बात होनी चाहिए कि हाँ, एग्जाम आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, तो हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है।
अगली खबर बरेली से है, जहां सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर महिलाएं सशक्त बन रही हैं और समाज में अपनी अलग जगह बना रही हैं। बरेली की ऋचा सिंह, ज्योति और मीनाक्षी खंडेलवाल सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर अपना जीवन संवार रही हैं। ऋचा और ज्योति ने उद्यान विभाग की हॉर्टिकल्चर और ड्रिप इरिगेशन योजना का लाभ लेकर अपनी खेती शुरू की है। वहीं मीनाक्षी खंडेलवाल सरकार की MSME योजना का लाभ लेकर अपने फैशन इंस्टीट्यूट के जरिए अपनी आजीविका कमा रही हैं। मेरा IT का बैकग्राउंड रहा है हमेशा से, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा एग्रीकल्चर में रहा है। तो शुरुआत से मैंने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन किया था और आफ्टर दैट हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन पे मूव किया। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो विमेंस के लिए मतलब जो भी स्कीम्स रहती है उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। ड्रिप इरिगेशन के लिए 2 लाख की सब्सिडी हम लोग को मिला है। वेरी गुड, बिकॉज ड्रिप इरिगेशन लगाते ही जो पेड़ों को एक तो पानी की बचत हो रही है, दूसरा जो राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट को मिलना चाहिए वो बिल्कुल उसी मात्रा में मिलता है। एंड आपकी जो पूरी लैंड है वो पूरी क्योंकि फ्लो इरिगेशन से किसी पेड़ को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, पर ड्रिप इरिगेशन से एक सही उससे मात्रा में पानी मिलता है। गवर्नमेंट तो काफ़ी आजकल काम कर रही है और लड़कियों की पढ़ाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मल्टीपल अलग दूसरी चीज़ें हैं जहां महिलाओं को अब आगे बढ़ने को दिया जा रहा है, उन्हें रोज़गार में शामिल करने को कहा जा रहा है और अपनी मतलब वो भी एक अर्निंग मेंबर बने अपनी सोसाइटी की, अपनी फैमिली की, ताकि उनकी लाइफ ऑफ लिविंग या लाइफस्टाइल उनका और अपडेट हो सके और बच्चों को पढ़ाई अच्छी दे सकें और खुद भी पढ़ाई अच्छी करें। एंटरप्रेन्योर्स तो ऑब्वियसली महिलाएं बन सकती हैं एंड आई थिंक दे कैन बी बेटर एंटरप्रेन्योर देन मेन, व्हाट आई थिंक। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में 28 जनवरी तक चलने वाले सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में रहेंगे मौजूद। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में हासिल हुई बड़ी उपलब्धि। नैक ने विश्वविद्यालय को दिया A++ ग्रेड। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली थी A++ ग्रेडिंग। सीएम योगी ने नेपाल विमान दुर्घटना में मृत गाजीपुर के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कहा, मृतकों के पार्थिव शरीर को लाने में होने वाले व्यय का भी वहन करेगी प्रदेश सरकार। किया जाएगा कोविड टीकाकरण। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 19 जनवरी तक शीतलहर के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। और इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।